तो देखिए, देखो दो तरीके के सब्सटेंस होते हैं, एक डायमैग्नेटिक होता है। जो सब्सटेंस डायमैग्नेटिक होता है उसमें ऑल इलेक्ट्रॉन आर पेयर्ड, उसके सभी इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होते हैं, उसमें सिंगल इलेक्ट्रॉन नहीं होते जो डायमैग्नेटिक होता है। और जो पैरामैग्नेटिक होता है उसमें एटलीस्ट एक सिंगल इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। इसको समझना थोड़ा सा मुश्किल होता है मैग्नेटिज्म को। अगर इसको समझना है तो इसके लिए केमिस्ट्री सही जगह नहीं है। इसके लिए आपको मैग्नेटिज्म पता होना चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड लाइन, फ्लक्स, ये सब। तो आपको ऐसा करना भी नहीं है। यहाँ पर 1-2 नंबर का क्वेश्चन आता है और 3-4-5 नंबर का ये, तो 3-4 पेजों का ये टॉपिक है। देखो करना ये है कि, एक मिनट, करना आपको ये है कि आपको ये पता लगाना है कि कौन डाई है और कौन पैरा है। ऐसा क्वेश्चन आपके पास आएगा। जो डाई मैग्नेटिक होगा ना, वो वीकली रिपेल्ड बाय मैग्नेट, उसे मैग्नेट अट्रैक्ट नहीं करती है, वीकली रिपेल्ड करती है। और जो पैरा होगा वो वीकली अट्रैक्ट बाय मैग्नेट। एक मिनट, अब देखिए, होता ऐसा है कि आपको 3D सीरीज, मेनली 3D सीरीज के कंपाउंड दिए जाते हैं। जैसे एक एग्जांपल लेता हूं मैं, जैसे आपको दिया गया Sp2O3, तो आपको प्योर एटम नहीं दिया जाएगा, आपको स्कैंडियम लिखा हुआ ध्यान से सुनो मेरी बात से, आपको एटम लिखा हुआ नहीं दिखाई देगा, क्योंकि स्कैंडियम प्योर फॉर्म में मुश्किल पाया जाता है। तो जो आपको मैग्नेटिक बिहेवियर बताना है वो कंपाउंड की फॉर्म में बताना है, जब स्कैंडियम ने किसी के साथ कंपाउंड बनाया हो। जैसे आपको टाइटेनियम के बारे में बताना है कि टाइटेनियम जैसे आपको मैग्नेटिक बिहेवियर बताना है कि कोई सब्सटेंस डाई है या पैरा, तो आपको प्योर एटम का नहीं बताना है, आपको टाइटेनियम के बारे में नहीं बताना है, आपको बताना है तब जब टाइटेनियम कंपाउंड की फॉर्म में हो। इसे सुन लीजिए दोबारा, ना समझ आए तो। इसका मतलब ये है कि आपसे प्योर एटम का मैग्नेटिक बिहेवियर नहीं पूछा जाएगा, आपसे स्कैंडियम का मैग्नेटिक बिहेवियर नहीं पूछा जाएगा, बल्कि स्कैंडियम 3+ का पूछा जाएगा। क्योंकि जब भी स्कैंडियम कंपाउंड बनाता है तो वो 3+ ज्यादातर बनाता है, इसकी मोस्ट स्टेबल स्टेट है। जैसे आपको मैग्नेटिक बिहेवियर Zn का नहीं बताना है, Zn2+ का बताना है, क्योंकि जिंक मोस्टली 2+ की फॉर्म में पाया जाता है। तो Zn2+ जो है इसकी मोस्ट स्टेबल स्टेट है। ज्यादातर जो कंपाउंड होंगे जिंक के, उनमें जिंक Zn2+ की फॉर्म में होगा। तो जब ये जिंक कंपाउंड की फॉर्म में हो तब आपको इसका मैग्नेटिक बिहेवियर बताना है। जैसे कि आपसे पूछा जाएगा कि स्कैंडियम 3+, लेट सपोज आपसे कहता है स्कैंडियम 3+ डाई है या पैरा है, तो पहले स्कैंडियम की कॉन्फ़िगरेशन लिखी आपने, 3D1 4s2। अब अगर आप स्कैंडियम 3+ की लिखेंगे तो आपको पीछे से इलेक्ट्रॉन निकालने, 1 2 तीसरा निकालेंगे तो ये 3D0 हो जाएगा, एंड 4s0।
तो ना तो अब इसके लास्ट शेल में कोई इलेक्ट्रॉन सिंगल है और ना ही कोई इलेक्ट्रॉन डबल है, इलेक्ट्रॉन ही नहीं है। तो ऐसे में मैग्नेटिक मूवमेंट, ना तो ये डाई है ना ये पैरा है, इसका मैग्नेटिक मूवमेंट 0 है। ये किसी कैटेगरी में नहीं जाएगा, ना ये मैग्नेट को अट्रैक्ट करेगा ना ही मैग्नेट को रिपेल करेगा। कहने का मतलब ये है। तो आपको ये बताना होगा पेपर में कि स्कैंडियम 3+, तो आपको वो कंपाउंड भी दे सकता है स्कैंडियम का। याद रखिए, आपको स्कैंडियम का जो भी कंपाउंड मिलेगा उसमें स्कैंडियम 3+ की फॉर्म में होगा। हालांकि ऐसा भी नहीं होता है कि आपको कंपाउंड दिया जाए, बल्कि वो आपको पूरा आयन ही दे देते हैं। जैसे अगला एग्जाम्पल देखना, आपसे कहा जाएगा Cr2+ या Mn2+, डाई है या पैरा है। तो आपको क्या करना है, पहले मैग्नीज की कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है, 3d5 4s2, बॉक्स वाले मेथड से लिख लो 3d और ये 4s। 4s में 2 इलेक्ट्रॉन है, 3d में 1 2 3 4 5। अब अगर आप Mn का नहीं पूछा जाएगा, याद रखिए कंपाउंड का पूछा जाएगा, क्योंकि ये नॉर्मली फ्री फॉर्म में नहीं पाए जाते हैं। तो आप Mn2+ का लिखेंगे तो 3d में 5 इलेक्ट्रॉन बचेंगे और 4s अंडा हो जाएगा। तब आप इसमें कहेंगे कि इसमें 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, और ये सब्सटेंस पैरामैग्नेटिक है। इतना आसान है जी, ये पहले भी 11th में आता था कुछ ऐसा। पहले मुझे बताओ, इतना समझ में आ रहा है? फिर मैं आगे की बात समझाता हूं। जल्दी बताना। हम्म। अब आगे की बात मेरी आराम से सुननी है, सुकून से। इसकी एक बार फोटो लो। जैसे मैं आराम आराम से बोल रहा हूं ऐसे सुनना है, खबर तबर नहीं मचानी है। फिर बाद में कहोगे कि डी ब्लॉक निकल गया, हमें तो पता नहीं उसमें इतनी रीजनिंग पढ़ा दी। हाँ अभी बता देंगे, अभी फिर बता देंगे। इसका स्क्रीनशॉट लो, अभी फिर लिख देंगे, अभी ये टॉपिक खत्म नहीं हुआ है। देखो, जैसे आपको Zn2+ दिया है और लेट सपोज कि कोई कंपाउंड दिया है जिसमें जिंक पे 2+ चार्ज है। आपसे पूछेगा कि क्या ये सब्सटेंस डाई है या पैरा है। ये डाई है या पैरा है, सेंट्रल एटम पर डिपेंड करता है, मेटल पर, जो आगे मेटल मौजूद है। आप लिखेंगे Zn की कॉन्फ़िगरेशन है 3d10 4s2। लेकिन आपको जिंक का मैग्नेटिक बिहेवियर नहीं बताना होता है, Zn2+ का बताना होता है। जब आप Zn2+ लिखेंगे तो ये 3d10 4s0 आएगा। तो क्या इसके लास्ट शेल में कोई इलेक्ट्रॉन सिंगल है? नहीं, ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड, सभी पेयर्ड है। तो अगर सभी इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है तो भैया अर्थ, ये बड़ी आसान बात है कि ये सब्सटेंस डाईमैग्नेटिक है। अब अगर हमें इनका मैग्नेटिक बिहेवियर कंपेयर करना हो कि कौन ज्यादा मैग्नेटिक है कौन कम, ये तो डाई मैग्नेटिक है, इसका मतलब ये इसमें तो मैग्नेटिज्म है ही नहीं, ये रिपेल करेगा मैग्नेट को। अब जैसे हमें ये बताना है पेपर में कि कौन ज्यादा मैग्नेटिक है कौन कम। अब लेट सपोज कि मैंने लिखा Mn2+। अब इस मैग्नीज की कॉन्फ़िगरेशन है 3d5 4s2 और Mn2+ की है 3d5। अब इसमें 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, सिंगल। अगर किसी सब्सटेंस में सिंगल इलेक्ट्रॉन है तो वो सिंगल इलेक्ट्रॉन दूसरे सब्सटेंस को अट्रैक्ट करते हैं, 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन।
तो अगर किसी सब्सटेंस में सिंगल इलेक्ट्रॉन है तो वो सब्सटेंस पैरामैग्नेटिक है। ये सिंपल है। ऐसा नहीं कि ये टॉपिक इससे डीप नहीं है, इससे डीप भी। आप अपनी बात को समझिए। हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, अब आप यहाँ डिमांड आइंस्टाइन बनने की करने लगेंगे तो मैं ऐसे कैसे बना दूंगा। अब ये टॉपिक सिर्फ ये बताने के लिए कि डाई कैसे पता लगता है, पैरा कैसे पता लगता है, डाई का मतलब क्या है, पैरा का मतलब क्या है, इस तरीके से इसको हैंडल करना है। अब इसमें अगर आपको मैग्नेटिक बिहेवियर कंपेयर करना है तो आप मैग्नेटिक बिहेवियर निकाल भी सकते हैं कि कौन कितना पैरा है, यानी कौन मैग्नेट को कितना अट्रैक्ट करेगा। सिंपल फॉर्मूला है, फिजिक्स में भी आता है। n+2 के ऊपर रूट। n है यहां पर नंबर ऑफ सिंगल इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ सिंगल इलेक्ट्रॉन। अब जैसे मैग्नीज में Mn2+ में 5 सिंगल इलेक्ट्रॉन है, तो यहां डाला 5+2, ये 5+2 7×5 आ गया ये। तो ये लगभग 35 का रूट लगभग शायद बैठेगा 5.9 के करीब, 98 समथिंग। अंदाजे से निकाल देना है वरना रूट निकालना तुम्हें आता ही होगा। डीएम इसकी यूनिट है बोर मैग्नेटन, मोस्टली बच्चों ने पढ़ा है मैग्नेटिक बिहेवियर में। अब आपको ऐसे इनका मैग्नेटिक बिहेवियर निकाल के दिखाना है कौन कितना ज्यादा पैरा है। जिसपे सिंगल इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे वो ज्यादा पैरा होगा। अब जैसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं, मान लो ये Cr3+ है। आपसे पूछा जाएगा दो बातें, ये डाई है या पैरा है। आप लिखेंगे क्रोमियम की कॉन्फ़िगरेशन होती है 3d5 4s1। तो 3d में 5 इलेक्ट्रॉन है, पहले क्रोमियम की लिखनी है 1 2 3 4 5, और 4s में 1। तो अगर 3+ की बतानी है तो 1 2 3 निकाल दो। अब कितने सिंगल इलेक्ट्रॉन बचे हैं? ओनली 3 अनपेयर्ड। तो पहले तो यहीं पर ही बता दो कि ये डाई है या पैरा, तो आप कहेंगे पैरा मैग्नेटिक है। क्यों? क्योंकि इसके लास्ट शेल में सिंगल इलेक्ट्रॉन है। सुन लो अर्श चौहान, जो बात तुम पूछ रहे हो मैं कई बार बोल चुका हूं। अगर सिंगल इलेक्ट्रॉन मिलते हैं लास्ट शेल में तो वो सब्सटेंस पैरा है। अब आपको बताना है ज्यादा पैरा कौन है, Mn2+ है या Cr3+ है। तो इस फॉर्मूले का इस्तेमाल कौन कितना पैरा है ये समझाने के लिए किया जाता है। n की जगह डालना है कितने सिंगल इलेक्ट्रॉन है, 3 3+2। मुझे नहीं लगता कि इससे आसान टॉपिक तुम्हारी जिंदगी में दोबारा लौट के आएगा। 15 4 चौक 16 होता है, ये 3.9 के करीब आएगा √15। पहले तो ये बात है। अगर इसमें दिक्कत है तो तुम मुझे बता देना सीधा सीधा कि मुझे इसमें क्या दिक्कत है। जितने में मैं तुम्हें एक बात समझा रहा हूं उतने में ही बोल के बता देना। अब सुनो जरा इस टेबल को देखो, 8.7 को। इन्होंने आयन लिए हैं, कई एग्जाम्पल लिए हैं इन्होंने आयन के, दिख रही होगी टेबल तुम्हें मे बी। इन्होंने कई एग्जाम्पल आयंस लिए हैं, मार्कर ले लूं मैं। जैसे Mn2+ में 5 सिंगल इलेक्ट्रॉन है और इसका मैग्नेटिक मोमेंट 5.92 है। हमने अप्रोक्सीमेटली 5.98 लिखा है, मगर आगे देखिए क्या लिखा है 5.96। ऊपर लिखा है कैलकुलेटेड और ऑब्जर्व। अब ध्यान से देखो इनमें अंतर आ रहा है। कैलकुलेटेड जब वो बोलेगा तो इसका मतलब होगा इस फॉर्मूले से निकाला है, ये कैलकुलेटेड है। और ऑब्जर्व बोलेगा तो इसका मतलब भगवान ने बताया, रियल। तो देखो कहां पे अंतर आ रहा है, ज्यादा अंतर जहां आ रहा है। जैसे Ti2+ को देखो 2.84 2.76, यानी फॉर्मूला पैरामैग्नेटिज्म यानी मैग्नेटिक बिहेवियर सही नहीं बता रहा है। जैसे 4 पॉइंट ये बड़ा अंतर है, देखो 4.90, ये लिखा है 5.3 से 5.5 के बीच आता है, ऑब्जर्व है। ये आप फॉर्मूले से निकाल रहे हैं। तो क्या करें हम, इन्हें याद करें? नहीं, आपको ऐसा नहीं करना है। आपके लिए यही मैग्नेटिक मूवमेंट है जो आप कैलकुलेट करेंगे। आप ऑब्जर्व कहां से करेंगे? न्यूमेरिकल तो आता नहीं है जो कैलकुलेटेड को ऑब्जर्व में बदल ले।
मगर वो आपको ये दिखा रहे हैं कि इस फॉर्मूले में कुछ दिक्कत है। हम किसी कंपाउंड को जितना मैग्नेटिक समझ रहे हैं वो उससे ज्यादा भी हो सकता है या उससे कम निकल के आ रहा है, यानी फॉर्मूला उतना ठीक ठीक नहीं बता रहा है। ये फर्स्ट पार्ट है जब आप कैलकुलेटेड पढ़ते हैं। ये ऑब्जर्व सेकंड पार्ट है, ये आता है कोऑर्डिनेशन में। जब आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ेंगे तो ये आपको समझ में आएगा कि जो मैग्नेटिक मूवमेंट आ रहा था कैलकुलेटेड और ऑब्जर्व, उसमें फर्क क्यों आ रहा है। चाहते तो इस टेबल के बारे में अगर ना बात करते तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन मेरे बात करने से दिक्कत बढ़नी नहीं चाहिए, बल्कि आपको ये सुकून मिलना चाहिए कि हमने टेबल के बारे में बताया कि टेबल एक्चुअली में क्या कह रही है। अब इसमें एक ही दिक्कत है कि अगर आपको शायद ये समझ ना आ रहा हो कि क्वेश्चन किस तरीके से देगा, तो वो आयन देगा आपको, कंपाउंड भी नहीं देगा, इवन आपको ऐसे आयन देगा। आपको बताना है कि आयन पैरा है या डाई। आपको फ्री में नंबर देने के लिए वो आपको मैग्नेटिक मोमेंट निकालने के लिए कहेगा। जब भी निकालने के लिए कहेगा तो आप ऑब्जर्व तो निकाल नहीं सकते, ओबियस है, आप कैलकुलेट ही करेंगे, तो आप ये वाला निकालेंगे। अब बताइए दिक्कत है या चले आगे। हम्म, ठीक है। अब सुनिए, ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है जी, आपको इसमें फ्री में नंबर मिल जाएंगे। क्वेश्चन आता है जी, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए जी। ऐसे ही ध्यान से 1 घंटा देखना है, आराम से सब कुछ बता दूंगा मैं। अब जरा इसे देखिए, इसकी एक प्रॉपर्टी और भी है, कलर्ड सब्सटेंस। मैग्नेटिक तो हटा दिया हमने, खत्म कर दिया। कलर्ड सब्सटेंस ये क्वेश्चन आता है, महा इंपोर्टेंट है, और मैं कह रहा हूं आएगा 100%। फ्री के नंबर है, आसानी से आएगा। अब ये नहीं है कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टी से भी आएगा और इससे भी आएगा, क्योंकि पीछे बहुत सारे रीजनिंग क्वेश्चन है और वो आते हैं पेपर में। एक आता ही आता है उनमें से, जो कल कराए थे मैंने, बोर्ड पर लिखे थे, वही बोल रहा हूं। जो बोर्ड पर लिखे थे उनमें से एक आता ही आता है, और इसके क्वेश्चनों का ढेर है पीछे। जब तक आप इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नहीं समझेंगे या नहीं याद करेंगे, तब तक वो ढेर आपको समझ में नहीं आएगा। तो क्लास छोड़ छोड़ के अगर आपने ली है तो ऐसा ना करिए। याद रखिए कि आपके इन पेपर्स की वजह से बोर्ड के पेपर पे फर्क नहीं पड़ना चाहिए, वरना आपको कोई करेक्ट करने नहीं आएगा, आपकी कोई मदद करने नहीं आएगा बाद में। इसलिए कह रहा हूं मैं, आप अगर रिकॉर्डिंग इकट्ठी भी कर रहे हैं तो याद रखिए, आप एक रिकॉर्डिंग नहीं, एक क्लास नहीं देखेंगे देखेंगे तो एक रिकॉर्डिंग इकट्ठी हो जाएगी, अगले दिन दूसरी क्लास हो जाएगी, और वो 2 रिकॉर्डिंग इकट्ठी हो जाएंगी। तो कलर्ड सब्सटेंस का मतलब ये है कि एक एग्जांपल लेना पड़ेगा। हम्म, जैसे क्रोमियम लेते हैं, CrCl3, MnCl3, MnCrCl2, FeCl3 या FeSO4। FeSO4 कॉपर सल्फेट भी अच्छा एग्जाम्पल। हाँ ठीक है, अब सुनो, देखो, जैसे आपका कॉपर सल्फेट का कलर ब्लू होता है, इसको क्यों सिलेक्ट किया गया होगा आप समझ गए, क्योंकि आप जानते हैं इसका कलर ब्लू होता है। ऐसे ही अगर आप कंपाउंड देखेंगे ना, इनिशिएट TiCl4, टाइटेनियम का कंपाउंड है, ये भी कलर्ड होता है, इसके कलर लिखे हुए हैं। जैसे आप FeSO4 देखेंगे तो इसमें भी कलर होता है। यानी जितने भी सब्सटेंस आप देखेंगे जिनमें ट्रांजिशन मेटल मिलेगा आपको, आयनिक कंपाउंड है ये सारे, कॉपर, टाइटेनियम, आयरन। ऐसा नहीं कि आपको कहीं पर भी मैग्नीज दिख रहा है या
स्कैंडियम दिख रहा है। देखो ये कंपाउंड इस तरीके के होते हैं, इसमें आगे कैटायन होता है, पीछे एनायन। और जो कैटायन होता है ना इसका, वो डी ब्लॉक का एलिमेंट होता है। 3D सीरीज, 4D सीरीज, किसी का भी कैटायन 3D सीरीज से आएगा। आप ऐसे कितने भी कंपाउंड लिख लीजिए, ZnSO4, आप लिखिए CrCl2, CrCl3 या Cr2O3 या KMnO4 या MnO4 माइनस, इनमें इन पर ध्यान दीजिए। Mn, Cr, Zn, Fe, Ti, ये 3D सीरीज के मेटल है और ये इनके कंपाउंड है। फिर एक सबसे बड़ी अच्छी बात यह है कि ये भी क्वेश्चन इस तरीके से नहीं आता, वो आपको कंपाउंड नहीं देता है, बल्कि वो आपसे ये कहेगा कि वाई Cr3+ इज कलर्ड इन नेचर, सीधा आपको बता देगा आयन। और मे भी, मैं तो ये मान रहा हूं कि मे भी नहीं बताता है, तो क्या आपको यहाँ स्टेट पता नहीं चल रही है? जिंक सल्फेट आयरन सल्फेट में +2 है। टाइटेनियम क्लोरीन का डालो -1, निकाल लो टाइटेनियम का। क्लोरीन का डालो -1। ऑक्सीजन आती है तो डालिए -2। पोटेशियम +1, मैग्नीज की स्टेट निकाल लीजिए। तो ऑक्सीडेशन नंबर का इस्तेमाल करना है। और पूरे पूरे चांसेज है कि ऐसा कुछ नहीं होगा, आपसे इस तरीके से पूछा जाएगा, आपको आयन बता दिया जाएगा। वाई Cr3+ इज कलर्ड इन नेचर, तो आपसे पूछ रहा है कि ये कलर्ड क्यों। तो इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि जैसे आपका कंपाउंड है, कोई कंपाउंड, एटम नहीं। तो यही क्वेश्चन पटक मत देना व्हाट्सएप पर कि सर जी क्रोमियम का कलर ऐसा होता है। क्रोमियम नहीं बोल रहा हूं मैं, बोल रहा हूँ Cr3+। तो ये कंपाउंड है Cr3+ का, यानी इसमें क्रोमियम है 3+ की फॉर्म में। अगर मैं इसको सनलाइट में रखता हूं, तो सनलाइट में 7 कलर होते हैं, 1 2 3 4 5 6 और एक 7। अब इन 7 कलर्स में से अगर एक भी कलर, मैं कह रहा हूं सिंगल कलर है एब्जॉर्ब, वन वेवलेंथ, कलर को वेवलेंथ भी बोलते हैं, वन वेवलेंथ एब्जॉर्ब, यानी कि इसके ऊपर 7 गिरे। जब किसी सब्सटेंस के ऊपर लाइट गिरती है तो वो लाइट को एब्जॉर्ब भी करता है, रेडिएट भी करता है, रिफ्लेक्ट भी करता है, रिफ्रैक्ट भी करता है, ट्रांसमिट भी करता है। हमें मतलब है एब्जॉर्ब से। अगर सब्सटेंस लाइट एब्जॉर्ब नहीं करते हैं, आपको ऐसा लगता है, तो आप ये समझिए कि कोई भी सब्सटेंस जिसे लाइट में रखा जाता है वो गर्म हो जाता है। गर्म होने का मतलब ही है कि वो लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है। अगर इसने एक भी वेवलेंथ एब्जॉर्ब की तो लौटने वाली वेवलेंथ पूरी नहीं होंगी, 7 नहीं होंगी, ये 6 होंगी। ठीक। और हो सकता है कि एक ना ये 2 कलर या 3 कलर एब्जॉर्ब कर ले। तो आपकी आंखों पर अगर 6 कलर पड़ेंगे तो आपको ये सब्सटेंस व्हाइट नहीं नजर आएगा, तो फिर ये आपको नजर आएगा किसी और कलर में। मे बी ये 6 कलर मिलके हो सकता है ब्लू हो जाए, 6 मिलकर ब्लू हो जाए। अब एक चीज समझना, ये जो ब्लू है आपका, एक्चुअली में ये एक सिंगल कलर दिख रहा है, लेकिन आपको पता है ये 6 कलर है जो मिक्स हो गए। अगर आप इस 6 कलर में वही वेवलेंथ मिला दें, यानी वो कलर मिला दें जो एब्जॉर्ब हुआ है, वन वेवलेंथ एब्जॉर्ब, जो एब्जॉर्ब हुआ है उसे मिला दें, तो फिर से व्हाइट लाइट आ जाएगी। तो ये जो ब्लू है ना, ब्लू एब्जॉर्ब, जो ब्लू एब्जॉर्ब, हाँ नहीं नहीं, जो ब्लू दिख रहा है, अरे इसे सिंपल लिखता हूं, ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री कलर है। अब यहां कॉम्प्लीमेंट्री कलर का मतलब है जिन 2 को या 3 कलर को मिलाने पर व्हाइट लाइट आ जाए। व्हाइट लाइट 7 कलर से ही नहीं आती है सिर्फ, आप ये देख सकते हैं साफ साफ, अगर कोई सब्सटेंस 6 लाइट रेडिएट कर रहा है तो वो 6 रंगों में तो नजर नहीं आएगा।
6 मिलकर एक सिंगल कलर देंगी। अब हमें लेकिन पता है कि इस सिंगल कलर में 6 कलर मिक्स है। अगर एक कलर वो मिला दूं जो एब्जॉर्ब हुआ है, मे बी मान लो रेड एब्जॉर्ब, भाई मेरे को मालूम नहीं, भाई ऐसे कोई याद नहीं कर सकता, मैं पेंटर नहीं हूं या मैं ऑप्टिक्स का जानकार नहीं हूं। ये रेड एब्जॉर्ब किया गया है, यहाँ पर लाल रंग एब्जॉर्ब किया गया है, मे बी लेट है ये, लेट, सब कुछ लेट है ये, इसे सच मत मान लेना, ये भी लेट है कि ब्लू दिख रहा है। तो अगर मैं ब्लू और रेड को फिर से मिला दूं तो व्हाइट लाइट आ जानी चाहिए, और ऐसा ही होगा। तो जो दो कलर मिलकर व्हाइट लाइट दे रहे हैं वो कॉम्प्लीमेंट्री कलर होता है। एक कलर है ए, अगर उसे बी के साथ मिलाओ और वो व्हाइट लाइट दे दे तो ए और बी एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री कलर है। पहली बात तो हो गई है। अब सवाल है कि इसने लाइट एब्जॉर्ब क्यों की, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। देखो सनलाइट में ज्यादा एनर्जी नहीं होती है। जरा क्रोमियम की कॉन्फ़िगरेशन उठाइए Cr3+ की। क्रोमियम में मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं Cr3+ की कॉन्फ़िगरेशन। इसको तो जरा मेरे को बीच में ले जाना चाहिए था। ये 3D है और 3D में 5 ऑर्बिटल होती हैं। 4s तो बचा ही नहीं है क्योंकि 3+ बन चुका है। 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन थे, इसमें 1 गया, 2 गया, 3 गया। अब इसमें 2 लेवल है। अब ये जो डी सबशेल है, ये डी सबशेल है। डी सबशेल में 2 लेवल होते हैं। एक होता है T2G, पहले वाले 3 और बाद वाले 2 को कहते हैं EG। जब आप लाइट डालते हैं तो इलेक्ट्रॉन लाइट को एब्जॉर्ब करने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन देखिए अगर लाइट की एनर्जी इतनी कम है, जब आप लाइट डालते हैं तो इलेक्ट्रॉन लाइट को एब्जॉर्ब करने की पूरी कोशिश करते हैं। तो जो लाइट एब्जॉर्ब करने के बाद इलेक्ट्रॉन एक्साइट होते हैं, यानी वो ऊपर वाले लेवल पर कूदते हैं। लेकिन अगर आपकी लाइट में इतनी एनर्जी नहीं है कि वो इलेक्ट्रॉन को ऊपर जंप करा सके, तो इलेक्ट्रॉन लाइट एब्जॉर्ब नहीं करता है, फिर वो लाइट को रिफ्लेक्ट कर देता है, वापस मोड़ देता है। दोबारा सुनना, जब किसी सब्सटेंस पर लाइट गिरती है तो वो लाइट को एब्जॉर्ब करता है, तो उसके इलेक्ट्रॉन लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं तो लाइट एब्जॉर्ब करके उन्हें ऊपर जंप करना होता है। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन को पता है कि लाइट में इतनी एनर्जी नहीं है कि वो ऊपर जंप कर सके, जैसे कि विजिबल लाइट में इतनी एनर्जी नहीं होती है कि इलेक्ट्रॉन ज्यादा ऊपर जंप कर सके, थोड़ा बहुत जंप करे तो बात अलग है, तो इलेक्ट्रॉन लाइट एब्जॉर्ब नहीं करता है। ऐसे में सातों रंग रिफ्लेक्ट होते हैं और सब्सटेंस व्हाइट नजर आने लगता है। लेकिन अगर अंदर कोई इलेक्ट्रॉन ऐसा है जो लाइट एब्जॉर्ब करके ऊपर जंप कर सकता है, तो देखो इन 3 इलेक्ट्रॉन्स की कहानी सुनो। ये 3 इलेक्ट्रॉन ऐसे हैं, अगर ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब करें विजिबल लाइट से, तो इन्हें वो लाइट एब्जॉर्ब करके कहीं ऊपर जंप करना पड़ेगा, क्योंकि किसी भी सबसेल में जब इलेक्ट्रॉन रहता है तो उसकी किसी भी ऑर्बिटल में जब इलेक्ट्रॉन रहता है तो उसकी एनर्जी चेंज नहीं होती है। अगर इन्होंने लाइट एब्जॉर्ब कर ली तो इनकी एनर्जी चेंज हो जाएगी, चेंज होने से इन्हें दूसरे लेवल पर जंप करना पड़ेगा। लेकिन अगर वो लेवल दूर है, जैसे 3D है, अगला लेवल 4s है, तो 3D वाले इलेक्ट्रॉन सनलाइट एब्जॉर्ब नहीं कर रहे, क्योंकि उन्हें पता है कि वो सनलाइट अगर एब्जॉर्ब करते हैं तो उस लाइट में इतनी एनर्जी नहीं है कि वो 3D से 4s तक जंप करें। लेकिन यहाँ 3D को पता है कि अगर वो एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं तो उन्हें 4s तक कूदने की जरूरत नहीं है, वो T2G से EG में कूद सकता है। एक प्लेस है उनके पास जंप करने का। अगर इलेक्ट्रॉन एनर्जी ले, कोई भी कलर अगर ये एब्जॉर्ब करें तो ये T2G से EG में कूद सकते हैं, और ये एक ही सबशेल की ऑर्बिटल है, इनमें जंप करना इजी है। तो ये जो D से D, इसे कहते हैं DD ट्रांजिशन, जो D से D में ट्रांजिशन हो रहा है, इसी ट्रांजिशन की वजह से ये इजीली सनलाइट एब्जॉर्ब कर सकते हैं, क्योंकि जो जो इलेक्ट्रॉन ये जानता है कि सनलाइट की एनर्जी एब्जॉर्ब करके हमें कहीं जंप करना है, और जंप करने के लिए उनपे एक आसान लेवल है EG,
तो वो T2G से अगर Eg में जंप कर पाए तो वो आसानी से सनलाइट एब्जॉर्ब कर लेंगे, और अगर उन्होंने सनलाइट एब्जॉर्ब की तो बचे हुए रिमेनिंग कलर अलग कलर में नजर आए। अब बताइए समझ में आया? हम्म। ठीक है। ठीक है जी, जिसको समझ में ना आए वो हैंड टू हैंड पूछ लेना। स्क्रीनशॉट लो, अभी खत्म नहीं हुआ है। अब सुनो। भाई डीजी ट्रांजिशन इंपोर्टेंट वर्ड है, कभी इसे ही मत छोड़िया ना। लिखा हुआ है नोट्स में भी आंसर कैसे करना है, नोट्स इसी तरीके से बने हुए हैं वो, कि उनमें हर चीज का आंसर लिखा हुआ है कलर के बारे में। तो आपसे जब भी कलर पूछे, एक तो आपसे पूछेगा ये कलर देगा या नहीं, ये कैसे बताना है कि कलर देगा या नहीं, और मतलब ये कलर लेस है या कोई कलरफुल है, ये कैसे बताना है। और अगर वो पूछे कि कलर कोई दे रहा है तो क्यों दे रहा है, तो डीजी ट्रांजिशन की वजह से आपको एक्सप्लेन करके थोड़ा 2-3 लाइन लिखनी है कि इलेक्ट्रॉन T2G से Eg में एक्साइट हो जाते हैं, इसे डीजी ट्रांजिशन कहते हैं। ये जो एक्साइटेशन है ये एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, और एनर्जी एब्जॉर्ब करने से अलग अलग कलर नजर आते हैं। जरा स्कैंडियम 3+ को देखो। क्या ये कलर दे सकता है अगर स्कैंडियम का कंपाउंड 3+ की फॉर्म में हो? अगर स्कैंडियम का कंपाउंड 3+ की फॉर्म में हो तो 3D में कितने इलेक्ट्रॉन है? अंडा। 4s में भी 0 है। 4s का तो मतलब ही नहीं है, 3D में 0 है। तो इससे क्या होगा, इससे क्या होगा कि वो इलेक्ट्रॉन ही नहीं है जो एनर्जी, जो लाइट एब्जॉर्ब कर सके। तो जब इलेक्ट्रॉन ही नहीं है लाइट एब्जॉर्ब करने वाले, तो ये कोई कलर नहीं दिखाएगा, कलर लेस रहेगा। तो क्या अंदर के इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं कर सकते? और भी तो इलेक्ट्रॉन है 18, 3 ही तो गए हैं। तो वो 18 अगर एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे तो वो एटम में बहुत अंदर है, तो उन्हें कहाँ कूदना पड़ेगा? एनर्जी एब्जॉर्ब करने के बाद बाहर जंप करना पड़ता है। तो अगर वो एनर्जी एब्जॉर्ब करके जंप करते हैं बाहर, तो उन्हें हायर लेवल पे जंप करना पड़ेगा, क्योंकि इसके ठीक नीचे 3p है, और 3p और 3d की एनर्जी में काफी अंतर है। 3p का n+l है 4, 3d का n+l है 5। तो इसके अंदर 3p है, अगर इलेक्ट्रॉन 3p एनर्जी 3p वाले एब्जॉर्ब करते हैं तो 3p को इतनी एनर्जी मिलेगी नहीं कि वो आगे जंप कर सके, तो वो एनर्जी एब्जॉर्ब भी नहीं करेंगे। तो अंदर की तो बात ही मत करो, बात बढ़ा क्यों रहे हो? अगर 3D में इलेक्ट्रॉन ही नहीं है तो एक्साइटेशन होगा कैसे, और एक्साइटेशन नहीं होगा तो कलर देगा कैसे? वहीं देखो Zn2+, इसकी कॉन्फ़िगरेशन है 3D10। जब पहले से फुली फील्ड है तो इलेक्ट्रॉन जंप कहां करेंगे? अगर किसी ने एनर्जी एब्जॉर्ब कर भी ली T2G वाले ने, तो Eg में जगह ही नहीं है, तो वो जंप कैसे करेगा? तो ये भी क्या है, कलर लैग। तो इन दोनों केस में नो एक्साइटेशन। एक्साइटेशन का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन T2G से Eg में एक्साइट हो। जब इलेक्ट्रॉन एक्साइट होता है तो ऐसा करने के लिए वो एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, यानी कि लाइट एब्जॉर्ब करता है, और लाइट एब्जॉर्ब करेगा तभी तो कलर नजर आएगा। अगर नहीं समझ में आया है तो 30 सेकंड में पूछिए, समझ में आ गया है तो बहुत समझा दिया मैंने इस टॉपिक को, अब छोड़िए इसे। अब सुनिए, फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, अगली प्रॉपर्टी है इनकी। भाई सुनते रहना, पढ़ नहीं पाओगे तुम इसे, इसे पढ़ने में बड़ा झंझट है, समझ नहीं आता है कि किस बात पे क्वेश्चन आएगा। फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स, मैं एक कॉम्प्लेक्स समझाता हूं, और क्योंकि कुछ बच्चों को समझाना जरा मुश्किल है तो मैं उन्हें एक चीज सिखा देता हूं कि यहां पर लिखा है कि आप डिटेल में पढ़ेंगे यूनिट 9 में, यानी चैप्टर 9 में। अगर हम यहाँ पढ़ना भी चाहें तो भी नहीं समझ सकते,
अगर हम यहाँ समझेंगे तो हमें वो चैप्टर स्टार्ट करना पड़ेगा एक तरीके से। फिर भी मैं आपको एक चीज समझाता हूँ, सुनना मेरी बात। देखो, एक कंपाउंड है Cu NH3 4 Cl2। एक मिनट। एक कंपाउंड है, इस कंपाउंड को कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, या तो इसे बोलते हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। इसका दूसरा नाम है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो यही कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, इसीलिए उन्होंने इस टॉपिक को आगे पढ़ाने के लिए कहा है, लेकिन मैं समझा देता हूँ तुम्हें। देखो, ये कंपाउंड ना ओरिजिनली CuCl2 था। Cu और Cl2 ये एक आयनिक कंपाउंड था। आप इसमें कॉपर को पकड़िए, Cu2+। Cu2+ की कॉन्फ़िगरेशन है 3D10, ना ना 3D9। ये 3D9 क्यों बना, यानी ये Cu2+ क्यों बना? Cu क्यों नहीं रहता है जिंदगी पर? भाई, ये Cu रहना चाहता है, मगर दूसरे एटम ऐसा करने नहीं देते। वो एटम इस पे टक्कर मारते हैं, इससे कोलाइड करते हैं और इसे मजबूर करते हैं इलेक्ट्रॉन लूज करने के लिए। मजबूर कैसे, इसे समझाते हैं। नहीं, इसके इलेक्ट्रॉन को खींचते हैं। जब वो खींचते हैं तो कभी ना कभी इलेक्ट्रॉन इनमें से इजेक्ट हो ही जाते हैं। जैसे क्लोरीन ने कॉपर के इलेक्ट्रॉन 2 खींच के निकाल लिए, गेन कर लिए। ऐसे में कॉपर कितने इलेक्ट्रॉन आसानी से दे सकता है, उतने ही क्लोरीन निकाल पाएगी। 2+ इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन कॉपर आसानी से दे सकता है, तो क्लोरीन ने 2 इलेक्ट्रॉन निकाल लिए। अब इसके बाद तीसरा इलेक्ट्रॉन कॉपर के लिए देना नामुमकिन है। तो अब कॉपर को कोई एटम परेशान नहीं करेगा, क्योंकि अगर वो चाहे भी दूसरा एटम, तो भी कॉपर से इलेक्ट्रॉन खींच के नहीं निकाल सकता, क्योंकि अगला फर्दर इलेक्ट्रॉन लूज करना मुश्किल है। तो ऐसे में अगर कॉपर Cu2+ बन जाए तो वो स्टेबल हो जाता है। लेकिन कॉपर के पास एक दिक्कत है, कॉपर की लास्ट शेल है 4, 3D और 4। ये लास्ट शेल है 4, ये तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। 3D और 4s दोनों, लास्ट शेल 4 है। अब 4 में पहले एक इलेक्ट्रॉन था, वो चला गया, अभी 3D9 बचा है। तो अगर 4s है तो इस पे 4p भी तो है, यानी इसकी जो लास्ट शेल है, वो लास्ट जो इसका एनर्जी लेवल है वो 4th है। अगर किसी का लास्ट एनर्जी लेवल 4th है, तो 4th में 4s भी होता है, 4p भी होता है, 4d भी होता है। यानी कि कॉपर पे बहुत सारी एम्प्टी ऑर्बिटल है। और ये सीन सिर्फ कॉपर के साथ नहीं है, ये सभी ट्रांजिशन मेटल के लिए अंदाजा लगाइए। सभी के इलेक्ट्रॉन 4s तक भरे जाते हैं। अगर 4th एनर्जी लेवल लास्ट शेल है तो इनमें 4p भी होगा, 4d भी होगा। और इस हिसाब से इनके पास लास्ट शेल में बहुत सारी एम्प्टी ऑर्बिटल है। अब ये एम्प्टी ऑर्बिटल वरदान भी हो सकता है और नुकसान भी है। इसमें क्या नुकसान है, देखिए। अमोनिया एक ऐसा सब्सटेंस है जिसपे लोन पेयर है। भाई, स्टोरी की तरह समझना, ज्यादा क्यों क्या के चक्कर में नहीं पड़ना। अमोनिया एक ऐसा सब्सटेंस है जिसके पास लोन पेयर हो। अब एक समस्या और है, जिसके पास भी लोन पेयर होता है ना, उसे भी लोग परेशान करते हैं। यानी या तो उससे इलेक्ट्रॉन लेना चाहते हैं, क्योंकि कई सब्सटेंस ऐसे हैं जिन पर इलेक्ट्रॉन की कमी है इन्वायरमेंट में, तो वो अमोनिया को परेशान करते हैं। हालांकि अमोनिया पे दिमाग नहीं है जो परेशान होगा, लेकिन समझने का तरीका ये है कि वो अमोनिया से कोलाइड कर सकते हैं। अगर वो अमोनिया से कोलाइड करें तो उसके लोन पेयर छीन सकते हैं, या अमोनिया ही ऐसी चीजों की तरफ अट्रैक्ट होता है जिन चीजों को इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है। कॉपर 2+ को इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत नहीं है, लेकिन कॉपर 2+ के बहुत सारी एम्प्टी ऑर्बिटल। अगर इस पर बहुत सारी एम्प्टी ऑर्बिटल्स हैं
तो एम्प्टी ऑर्बिटल्स भी ओवरलैप कर सकते हैं, बॉन्ड बना सकते हैं। लेट्स सपोज किसी दिन CuCl2 से कोई अमोनिया बहुत अच्छे से आकर टकरा गया, या काफी समय तक Cu के पास था ये, तो ये जो लोन पेयर है ये एक ऑर्बिटल में होता है, ये ऑर्बिटल है। लोन पेयर हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल में होता है। आपको हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल में है या नहीं इससे अभी कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन समझिए कि लोन पेयर ऑर्बिटल में होता है, और कॉपर के भी लास्ट शेल में बहुत सारी एम्प्टी ऑर्बिटल है। अगर ये कोलिजन ऐसे ही होता रहता है तो इसमें ये चांस है कि कॉपर की एम्प्टी ऑर्बिटल और अमोनिया की लोन पेयर वाली ऑर्बिटल एक दूसरे में फंस जाए, और ऐसे में उतने अमोनिया समय के साथ यहां फंसते रहते हैं लोन पेयर के थ्रू, जितनों को कॉपर अपने ऊपर सराउंड कर सकता है, जितनी कॉपर के ऊपर जगह। तो ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, मतलब ये अमोनिया ने ही बनाया है, दोनों इलेक्ट्रॉन अमोनिया ने ही शेयर किए हैं। तो इसलिए इस कंपाउंड को ऐसे लिखा गया है CuNH3। इसका मतलब है कॉपर और NH3 के बीच कोवेलेंट बॉन्ड है, यानी 4 अमोनिया कॉपर के साथ कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, और वहीं जो पीछे Cl2 है वो आयनिक बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। ऐसे कंपाउंड को कॉम्प्लेक्स कहते हैं। क्या आपसे वो एक्सप्लेन करने के लिए कहेगा? ऐसा कहेगा, लेकिन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर के बेस पर, इस चैप्टर के बेस पर नहीं। इस चैप्टर के बेस पर तो आपको ये बोलना है कि ये कॉम्प्लेक्स क्यों बना लेते हैं, वो आपसे ये कहेगा। तो आप कहेंगे ड्यू टू अवेलेबिलिटी ऑफ एम्प्टी ऑर्बिटल, क्योंकि इनके एम्प्टी ऑर्बिटल्स में, ड्यू टू अवेलेबिलिटी ऑफ एम्प्टी ऑर्बिटल्स इन दियर वैलेंस शेल। भाई समझ में आया तो बता देना, बड़ा देर से समझा रहा हूं, तुम बताओ। सिर्फ यही आंसर लिखना है आपको इस चैप्टर के बेस पर, अगर क्वेश्चन आपको जल्दी। और ना समझ में आए तो 30 सेकंड में पूछ भी सकते हो, ठीक है? ठीक है जी। तनिष्का, निधिका, चिरंजीवी, अब सुनिए आगे, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। ये खत्म हो गया। एक और समझा रहा हूँ, जाना नहीं भाई, 10 मिनट में समझा दूंगा। ये बहुत छोटा है, आसानी से समझ में आ जाएगा। कैटेलिटिक प्रॉपर्टी देखो, पिछले 3 टॉपिक्स में मैं आपको बता चुका हूं क्या पूछा जाएगा। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी में मैंने आपसे बताया, पूछा जाएगा कि वो पैरा है या डाई। ये भी पूछा जाएगा, अगर वो पैरा है तो उसका मैग्नेटिक घोर मैग्नेटन, यानी कि मैग्नेटिक मोमेंट कितना है, वो उस फॉर्मूले से निकलता है। कलर वाले में पूछेगा ये कलर्ड है या नहीं। 2 ही केस ऐसे हैं, स्कैंडियम 3+ और Zn2+, या टाइटेनियम Ti4+, जिनमें इलेक्ट्रॉन ना दिखे 3D में, या 3D फुली फील्ड दिखे तो उनमें कलर नहीं है। समझाते हम पूरी ही बात है, इसीलिए स्लो मोशन में समझा रहे हैं, लेकिन फिर भी बच्चे कुछ बात सुनते नहीं है, या ऐसा होता है कि माइंड सीधा नहीं रखते हैं, कि जो सर समझा रहे हैं उसे नहीं समझ रहे हैं, सोच कुछ और रहे हैं, सुन कुछ और रहे हैं, फिर वो सब मिक्स होकर इरिटेशन के अलावा कुछ नहीं बचता है। तो तीसरे टॉपिक में मैंने बताया कि वो आपसे ये पूछेगा कि ये कॉम्प्लेक्स क्यों बनाते हैं। आप कहेंगे क्योंकि इनके लास्ट शेल में बहुत सारी एम्प्टी ऑर्बिटल्स हैं। बीच की स्टोरी थी वो आप भूल भी सकते हैं, क्योंकि वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की स्टोरी है। चौथा है कैटेलिटिक प्रॉपर्टी। तो वो आपसे क्या पूछेगा? वो आपसे पूछेगा पेपर में कि ये कैटलिस्ट की तरह बिहेव क्यों कर लेते हैं, इनका इस्तेमाल कैटलिस्ट की तरह क्यों होता है। एक एग्जांपल देता हूं, जैसे आपने अक्सर देखा होगा कि जब भी हाइड्रोजन किसी चीज में ऐड करते हैं तो
ऐसा लिखा होता है कि निकेल डाल लीजिए, प्लेडियम डाल लीजिए, प्लैटिनम डाल लीजिए, ऐसे कई मैंने रिएक्शन ऐसी लिखी देखी है जिनके ऊपर लिखा होता है कैटलिस्ट की फॉर्म में आयरन या मोलिब्डेनम। इवन इनके कंपाउंड भी मैंने देखा है कि V2O5 वैनेडियम है इसमें, Cr2O3 MO2O3 KMNO4, लिख दूं मैं, जी भर ध्यान दो, या कॉपर 523 सोडियम, या Ag2O, इन सभी में देखो ट्रांस, ये सभी कैटलिस्ट की तरह इस्तेमाल किए जा रहे हैं। कैटलिस्ट कैटलिस्ट कैटलिस्ट, इनसे थोड़ा देखने को मिल रहा है, तुम्हें थोड़ा याद आ रहा है, समझ में आ रहा है कि हाँ ऐसा लिखा रहता है अक्सर। ये मेरे को सबके बारे में मालूम है कौन कहाँ इस्तेमाल होता है, लेकिन हमारा काम है कि नहीं, हमें बस ये समझ में आना चाहिए कि कैटलिस्ट के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। Ag, Mn, आयरन, निकेल, वैनेडियम, क्रोमियम, मोलिब्डेनम। इसके दो मेन रीजन है। पहला पहला है गुड एब्जॉर्प्शन, एड्जॉर्प्शन प्रॉपर्टी। ये अच्छे से रिएक्टेंट को एड्जॉर्ब करते हैं। देखो ये सभी सॉलिड है और सॉलिड में सरफेस होता है, ध्यान दो, और कैटलिस्ट को सरफेस की ही जरूरत होती है। हमेशा आप मोस्टली जब भी कोई चीज इस्तेमाल करते हैं कैटलिस्ट, तो वो सॉलिड ही होती है। सॉलिड कैटलिस्ट ऐसे इसलिए लिया जाता है, और ये सभी मेटल सॉलिड की फॉर्म में होते हैं, इनके सब्सटेंस भी सॉलिड होते हैं। तो ज्यादातर चीज जो सॉलिड की फॉर्म में पाई जाती है वो ट्रांजिशन मेटल से ही बनी होती है, और एक अच्छे सॉलिड सरफेस की जरूरत होती है कैटलिस्ट की तरह बिहेव करने के लिए। इसका कारण ये है, इथीन और हाइड्रोजन एक दूसरे से रिएक्शन नहीं करते हैं, इवन नॉर्मली ये एक दूसरे के पास भी नहीं आते हैं, तो इनके बीच टक्कर होना, कोलिजन होना काफी डिफिकल्ट होता है। कुछ खास इनके बीच अट्रैक्शन नहीं होता है, या ये कह लीजिए कि अगर हम इन्हें लेते हैं तो रिएक्शन काफी स्लो रहती है, क्योंकि कोलिजन काफी कम होते हैं, धीरे धीरे प्रोडक्ट बनता है। लेकिन अगर मैं इसको निकेल के सरफेस, अगर उसी बर्तन में निकेल डाल दो, तो निकेल पे एक सरफेस होता है, सॉलिड निकेल, और निकेल का ये सरफेस दोनों को ही एब्जॉर्ब कर लेता है अपने सरफेस पर, इसे भी। जब दोनों का ही एक ही सरफेस में इंटरेस्ट होता है, तो दोनों उसी पर चिपकने की कोशिश करते हैं, और ये काफी स्पीड से होता है। और दोनों अगर उसी पे चिपकने की कोशिश करते हैं तो दोनों के पास आने के चांसेस भी बढ़ते हैं, और दोनों जब पास आने के चांसेस बढ़ते हैं इनके, तो इनके बीच रिएक्शन होने के चांसेस भी बढ़ते हैं। इससे रिएक्शन तेज हो जाती है। यानी सबसे जरूरी चीज है कि ये सॉलिड फॉर्म में पाए जाते हैं और ये अच्छे से सब्सटेंस को एब्जॉर्ब कर सकते हैं। लेकिन दूसरी चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा सकते हैं। और कई जगह जो कैटलिस्ट है, वो कैटलिस्ट इसीलिए है क्योंकि वो मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा सकता है। जैसे एक रिएक्शन में आयरन ने क्या किया है, ये देखिए, ये एक रिएक्शन है, देखिए ये 2I- और प्लस SO2 OH 2- और I2 प्लस 2SO4 2-। इसमें Fe2+, यानी इसमें एक सब्सटेंस डाला जाता है जिसमें आयरन Fe3+ की फॉर्म में, ये कैटलिस्ट की तरह काम कर रहा है इस रिएक्शन को करवाने के लिए। यहां ये दो काम कर रहा है, एक तो रिएक्टेंट को एब्जॉर्ब कर रहा है अपने सरफेस पर, जिससे रिएक्टेंट करीब आते हैं और रिएक्शन इजीली हो जाती है। दूसरा देखिए, जो Fe3+ है, ये I- से रिएक्ट भी कर रहा है, और जब Fe3+ और I- रिएक्ट कर रहे हैं तो Fe3+ बदल रहा है Fe2 में और I- I2 में। यहां ये देखो कि I- को I2 में
इसी ने बदला है। खुद का रिडक्शन कर लिया और I माइनस का ऑक्सीडेशन कर दिया। कस कर रहा हूँ मैं तो। खुद का रिडक्शन कर लिया और I माइनस का ऑक्सीडेशन कर दिया। वहीं जब ये Fe2 बन जाता है तो भी ये वेस्ट नहीं होता है। ये Fe2 प्लस H2O8 2 माइनस को बदलता है 2SO4 2 माइनस, यानी दोनों ही केस में दोनों ही रिएक्टेंट्स को प्रोडक्ट में बदलने का काम Fc ने ही किया है। ये ऐसा क्यों कर पाया? देखो, जब इसे H2O8 को SO4 में बदलना था तो इसे Fe2 प्लस की फॉर्म में रिएक्ट करना था और Fe2 से Fe3 में बदलना था। हर एटम ऐसा नहीं कर सकता। मैं मान लो मैं सोडियम ले लूं तो सोडियम Na प्लस से Na2 नहीं बना सकता, लेकिन आयरन ऐसा एटम है जिसके लिए नॉर्मल बात है, कभी 2 बनना कभी 3, कभी 3 बनना कभी 2। तो 3 से 2 बनने की एबिलिटी की वजह से इसने I माइनस को I2 बना पाया और 2 से 3 बनना बड़ा इजी है इसके लिए। 3 से 2, 2 से 3 बनना, ये थियोसल्फेट आयन को सल्फेट आयन बना सका। तो क्योंकि ये मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट एक्वायर कर सकते हैं और दूसरा ये सब्सटेंस को इजीली एब्जॉर्ब कर सकते हैं सॉलिड की फॉर्म में, इसीलिए अच्छे कैटलिस्ट की तरह बिहेव करते हैं। एक बार ये भी बता देना, लास्ट चीज बता रहा हूं, समझ में आई कि नहीं आई, बस खत्म है जी। बहुत बोरिंग था जी ये 4-5 चैप्टर टॉपिक। जल्दी बता देना बेटा, जिसको नहीं समझ में आया भैया पूछ लेना। हम्म, ठीक है। अब सुनिए भाई, एक लास्ट पढ़ा रहा हूं, एलॉय फॉर्मेशन पढ़ लेना। एलॉय तो तुम वैसे भी जानते हो। एक लास्ट बता रहा हूं, देखो इंटरस्टिशियल कंपाउंड क्या होते हैं सुनना। जो ट्रांजिशन मेटल होते हैं वो इंटरस्टिशियल कंपाउंड बनाने में बड़े फेमस होते हैं। इंटरस्टिशियल कंपाउंड क्या होते हैं, देखिए ये जो कंपाउंड होते हैं ना, इनमें ना तो कोवेलेंट बॉन्ड होता है और ना ही आयनिक और ना ही कोऑर्डिनेट। तो ये कंपाउंड बनता कैसे है? जैसे मैं कंपाउंड आपको दिखाता हूँ NiH के बीच में, मगर इसमें ये फिक्स नहीं होता है कि X क्या होगा Y क्या होगा। जैसे AlCl3, हमें पता है एल्यूमिनियम 1 होना चाहिए, क्लोरीन 3। तो अंदर अगर एल्यूमिनियम 100 है तो क्लोरीन 300 है, एल्यूमिनियम 1000 है तो क्लोरीन 3000 है। रेशियो फिक्स है। जिन कंपाउंड्स का रेशियो फिक्स होता है उन्हें स्टोइशियोमेट्रिक कहते हैं। हालांकि स्टोइशियोमेट्रिक की डेफिनेशन इससे थोड़ी और टिपिकल है। वो ये है कि जैसा फॉर्मूला दिखा रहा है रियलिटी में भी रेशियो वही होना चाहिए। फॉर्मूला कह रहा है कि 1 एल्यूमिनियम के साथ 3 क्लोरीन होनी चाहिए। अगर मैं गिनता हूं, एल्यूमिनियम क्लोराइड खरीद के लाता हूं और मैं गिनता हूं, तो वहां पर भी 1 एल्यूमिनियम के मुकाबले क्लोरीन ट्रिपल निकलनी चाहिए। मान लो फॉर्मूला कह रहा है, बच्चे ने कहा सर ये 1 3 क्यों है, मैंने कहा 1 के मुकाबले 3 है, बच्चे ने गिन लिया, एल्यूमिनियम क्लोराइड वो खरीद के लाया, उसने कहा एल्यूमिनियम और क्लोरीन का रेशियो सर ये नहीं है, तो ये कंपाउंड नॉन स्टोइशियोमेट्रिक हो जाता। फिलहाल ये स्टोइशियोमेट्रिक है क्योंकि रेशियो यही आएगा, यानी एक तरीके से ये फिक्स है। ये रेशियो जो फॉर्मूला बता रहा है ये करेक्ट है, मगर यहाँ कोई फिक्स रेशियो नहीं है। हो सकता है यहाँ कुछ लिखा हो एक्स और वाई की जगह और रियलिटी में आप पता करें तो वैसा ना निकले।
इसका कारण क्या है? देखो, ये है नॉन स्टोइचियोमेट्रिक सब्सटेंस, यानी जो इंटरस्टिशियल कंपाउंड होते हैं, ना ही उनमें कोवलेंट बॉन्ड होता है, ना ही उनमें आयनिक बॉन्ड होता है, और वो नॉन स्टोइचियोमेट्रिक होते हैं, यानी उनका फॉर्मूला भी फिक्स नहीं होता। तो इनका फॉर्मूला क्यों नहीं फिक्स होता, जरा ये सुनो। ये कंपाउंड बना कैसे है पता है? जैसे निकेल है, तो निकेल एटम एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे से क्रिस्टल लैटिस में लगे होते हैं। क्रिस्टल लैटिस का मतलब होता है कि जब एटम एक अच्छे खासे अरेंजमेंट में लगे हों। अगर निकेल के एटम मिलकर कोई डिजाइन बनाते हैं, जैसे ये डिजाइन बन रहा है, जैसे कि क्यूब, अगर मैं इनके सेंटर को मिलाऊं, अलग अलग डिजाइन बनते हैं, हेक्सागोनल भी बन सकता है। तो अगर कोई एटम इस तरीके के, अगर कोई सब्सटेंस के, किसी सब्सटेंस के एटम, ये निकेल के एटम है, अगर किसी सब्सटेंस के एटम इस तरीके से फिक्स पैटर्न में लगे हों, जैसे उन्हें किसी ने लगाया है अच्छे से, तो इस अरेंजमेंट को कहते हैं क्रिस्टल लैटिस। क्रिस्टल लैटिस का मतलब होता है पार्टिकल पॉइंट, और क्रिस्टल का मतलब होता है रेगुलर अरेंजमेंट, पॉइंट का रेगुलर अरेंजमेंट। अब ये होल्स देख रहे हो, इन्हें कहते हैं इंटरस्टिशियल साइट। अब क्योंकि हर सरफेस गैसेज को एड्जॉर्ब करता है, तो निकेल अगर मान लो हाइड्रोजन को एड्जॉर्ब करता है, तो हाइड्रोजन गैस एड्जॉर्ब होने के बाद इन छेदों में घुस जाती है, इंटरस्टिशियल साइट में, यानी कि पार्टिकल्स के बीच जो गैप है। अब यहां ना तो निकेल और हाइड्रोजन के बीच में कोई कोवलेंट बॉन्ड है, ना ही इन दोनों के बीच में कोई आयनिक बॉन्ड है। जस्ट निकेल के एटम्स के बीच में जो गैप है, उसमें हाइड्रोजन गैस फंसी हुई है। हालांकि हम फिर भी इसे कंपाउंड इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसमें दो तरीके के एटम एक साथ मौजूद है, निकेल के और हाइड्रोजन के, मगर उनका रेशियो फिक्स नहीं हो सकता, क्योंकि क्या गारंटी है कि निकेल और हाइड्रोजन एक फिक्स रेशियो में ही हाइड्रोजन एब्जॉर्ब होगी। लेट मी से, मान लो मैं लिख दूं NiS3, तो क्या गारंटी है कि एक निकेल एटम के मुकाबले 3 एटम हाइड्रोजन के निकलेंगे? क्योंकि हमें नहीं पता कि गैस ज्यादा एब्जॉर्ब हुई है या कम। प्रेशर बढ़ाने से ज्यादा हाइड्रोजन भी एब्जॉर्ब हो सकती है और कम हाइड्रोजन भी एब्जॉर्ब हो सकती है। तो मैं ये नहीं कह सकता कि निकेल के साथ कितनी हाइड्रोजन एब्जॉर्ब होगी, तो इसीलिए इनका कोई फिक्स फॉर्मूला नहीं है। इसीलिए कंपाउंड नॉन स्टोइचियोमेट्रिक है। इसमें जो भी समझाना चाहिए था मैंने समझा दिया है। अगर आपके समझ में आ गया है तो आप 30 सेकंड में जा सकते हैं।